नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, कोशिका की परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देखिए, कोशिका अगर कोई पूछे कोशिका क्या होती है, तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज 1965 में की थी। इनकी पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। क्या थी इनकी पुस्तक का नाम? क्या था? माइक्रोग्राफिया नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्वान ने किया हुआ था। ये ध्यान रखना है। स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन स्वान ने। ये ध्यान रखना है। देखिए, कोशिका के प्रकार। तो कोशिकाएं प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? एक तरह से अविकसित कोशिकाएं होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? लगभग पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो इसलिए देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? केंद्रक कला, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? ये चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। क्या क्या? केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आपको ध्यान रखना है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या रहेंगे? उपस्थित रहेंगे। आनुवंशिक पदार्थ क्या रहता है? उपस्थित रहता है। राइबोसोम की क्या रहती है? उपस्थिति रहती है। उदाहरण के लिए ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कोशिकाएं देखिए कहाँ पाई जाती हैं। ये जीवाणु एवं नीली हरित शैवाल में कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देख लेते हैं। देखिए, ये कोशिकाएं क्या होती हैं? पूर्ण विकसित होती हैं। इनमें क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कलायुक्त कोशिकांग। तो क्या क्या पाया जाता है? पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन किसमें क्या होती है? उपस्थिति होती है। उदाहरण के लिए अगर इनको आप उदाहरण के लिए देखिए तो इसमें क्या है? उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं कैसी कोशिकाएं हैं? ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका के प्रमुख भाग देख लेते हैं। देखिए, कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए, कोशिका भित्ति। सबसे प्रमुख भाग, पहला भाग इसका क्या है? कोशिका भित्ति देख लेते हैं। बाहरी आवरण होता है। यह ध्यान ये रखना है कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में विद्यमान रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा हुआ भी है कि जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह निर्मित किससे होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। ठीक है। और इसका कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। तो ये विशेषता है इसकी, कोशिका भित्ति की। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका इसको हिंदी में बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग याद रखेंगे। इसको किसने खोजा था? अल्टमैन ने 86 में। अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में इसको क्या किया था? इसकी खोज की थी। इसका नामकरण बेंडा द्वारा किया गया था। श्वसन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं वो इसी से संचालित होती हैं। देखिए, जीवाणु एवं नीली हरित शैवाल में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये क्यों इसमें अनुपस्थित होता है, इसका उदाहरण आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जीवाणु और नीली हरित शैवाल जो है क्या है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इसके बाद आप देखिए जो है, इसका अन्य नाम है कोशिका का पावर हाउस। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। प्रश्न पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए, केप्स चक्र जो होता है, केप्स चक्र होता है, वो इसी में संपन्न होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। केप्स चक्र कहाँ पे संपन्न होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसके बाद देखिए राइबोसोम। इसके बाद क्या है? राइबोसोम। अगला प्रमुख भाग क्या है कोशिका का? राइबोसोम। इसका नामकरण रॉबर्ट द्वारा किया गया है। प्रोटीन संश्लेषण में क्या है? ये सहायक है। राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इसीलिए इसको क्या प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है कोशिका में, तो ये राइबोसोम को बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। इसके बाद देखिए अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम इसी से क्या होते हैं? चिपके होते हैं। राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है ये। इसमें क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण होता है। इसके बाद देखिए
अन्य जो प्रमुख भाग है ये केंद्रक। केंद्रक इसका एक प्रमुख भाग है कोशिका का। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित नहीं रहता है। आनुवंशिक पदार्थ का क्या है? स्रोत है। आनुवंशिक पदार्थ का क्या है? स्रोत है। इसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह भी कोशिका का एक प्रमुख भाग है। इसको आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। अगर यदि प्रश्न यह पूछा जाएगा सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसके खोजकर्ता कौन थे? डी डुबे। 1958 में डी डुबे ने इसकी खोज की थी। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? गाल्जी कायम होता है। आप ध्यान रखेंगे गाल्जी कायम में इसका निर्माण होता है। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होता है। जो स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनमें क्या होता है? ये लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखिए गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, इसके खोजकर्ता कौन थे? कैमिलो गाल्जी, 1898 में। कैमिलो गाल्जी ने 1898 में किसकी खोज की थी? गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी की। क्रियात्मक इकाई इसकी क्या है? सिस्टर्नी। क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी। अन्य नाम क्या है? गाल्जी उपकरण। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है। क्या है ये गाल्जी उपकरण क्या है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण यह करता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। इसके बाद आप देखिएगा अगला है लवक। ये क्या है? ये केवल पादपों में उपस्थित होता है, जैसे हरित लवक है। खोजकर्ता हैकले ने इसकी खोज हुई थी 1865 में। ठीक है। लवक जो है, लवक क्या है? केवल पादपों में उपस्थित रहता है, हरित लवक जैसे। और इसका खोजकर्ता कौन इसके थे? हैकले। इसके बाद देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं। तो क्रम से देख लेंगे। इधर अंग दिया हुआ है, इधर पादप कोशिका दिया हुआ है, इधर जंतु कोशिका दिया हुआ है। तो अंग के हिसाब से देखेंगे। कोशिका भित्ति, हमने पहले ही आपको बताया था कि कोशिका भित्ति किस में उपस्थित रहती है? केवल पादपों में रहती है। तो अनुपस्थित किस में रहेगी? जंतु कोशिका में रहेगी। ये आप ध्यान रखना है। इसके बाद लवक, अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखें, ये भी उपस्थित किस में रहता है? पादप में उपस्थित रहता है। अनुपस्थित कहाँ पर रहता है? जंतु में। तारकाय। तारकाय क्या रहता है? उपस्थित रहता है किसमें? पादप कोशिकाओं में। अनुपस्थित रहता है जंतु कोशिकाओं में। और रिक्तिका। रिक्तिका क्या है? पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। देखिए जनरली आप देखेंगे तो ऐसे याद करने के लिए आप एक तर्क लगा सकते हैं कि पादप जो है सामान्यतः बड़े बड़े पौधे होते हैं, तो उनकी जो रिक्तिका होगी क्या होगी? बड़ी होगी। बाकी वैसे ऊपर से आप एक याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यहाँ तक आपको देखना क्या है? कोशिका भित्ति, लवक और तारकाय किस में उपस्थित रहते हैं? ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। और किस में, इसका जस्ट उल्टा किस में अनुपस्थित रहेंगे? तो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहेंगे। एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको भी देख लेते हैं इसी के साथ। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पे बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? जीवों का आनुवंशिक संगठन। जीनोटाइप क्या है? जीवों का आनुवंशिक संगठन है। इसके बाद देखिए ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरणीय ताप के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, ये सरीसृप होते हैं। सरीसृपों में क्या होता है? पर्यावरणीय ताप के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। इनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन व लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? प्रोटीन व लिपिड से बनती है।